नमस्कार। जिन लोगों ने मध्य भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास भारत का पढ़ा होगा और जिन्होंने पेशवा बाजीराव और मस्तानी साहिबा पर फिल्म देखी होगी और उसके बाद उन्होंने उनसे जुड़े हुए प्रसंगों को इतिहास में ढूंढने की कोशिश की होगी, वे कुछ पात्रों से निश्चित रूप से प्रभावित हुए होंगे। उनमें महाराजा छत्रसाल भी हैं, उनमें मस्तानी साहिबा भी हैं और पेशवा बाजीराव तो निश्चित रूप से। और उनको निश्चित रूप से ये लगा होगा कि इनसे जो जुड़े हुए प्रसंग हैं उनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम जानें। और आज हमारे बीच में हैं पेशवा बाजीराव और मस्तानी साहिबा के 8वीं पीढ़ी के जो वंशज हैं, नवाब सादाब अली बहादुर हमारे बीच में हैं। नवाब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। थोड़ा सा आप पेशवा बाजीराव जी से और मस्तानी साहिबा से शुरू करके और अपने इस वंश के बारे में, ख़ानदान के बारे में और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपनी ओर से बताएं। क्योंकि इतिहास के साथ दिक्कत क्या होती है, एक तो इतिहास वो होता है जो दरबारी लोग लिखते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, और एक इतिहास वो होता है जो बड़ा शोधपरक होता है, जो बड़ा खोज करके और प्रामाणिक होता है। और इन दोनों के बीच कई बार जो पाठक होता है वो सही बात तक पहुँचने में उसे बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। और उस वंश के आप खुद यहाँ पर उपस्थित हैं आज हमारे बीच में, तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से अगर ये जानकारी जाएगी हमारे दर्शकों तक तो शायद वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। तो कृपया आप अपने बारे में बताने का कष्ट। जी, इन सबसे ऊपर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो घर के व्यक्ति हैं, जिन पे गुजरा है, जिनके जो परिवार का इतिहास रहा है, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। क्योंकि इतिहासकारों को तो फॉर द सेक ऑफ राइटिंग दे हैव टू राइट, उनको तो मिर्च मसाला भी थोड़ा सा लगाना है, किसी को खुश भी करना है। कई बार जैसे राजाओं से विरोध रहा है तो उनको वो दबाना है और किसी को बढ़ाना है, किसी को घटाना है, तो ये तो राइटर कुछ भी कर सकता है। लेकिन असल इतिहास जो रहेगा, जो सरल इतिहास रहेगा और सही इतिहास रहेगा, वो परिवार का व्यक्ति ही बता सकता है। क्योंकि मेरे परिवार का मामला, और आपने पूछा बाजीराव पेशवा जी, ऐसे दर्शक जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बाजीराव पेशवा जी के पिताजी थे बालाजी विश्वनाथ राव, जो छत्रपति शाहू महाराज सतारा वाले जो थे, शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते थे। उनके पेशवा रहे सेकंड पेशवा, वो प्रथम पेशवा जो रहे वो बालाजी विश्वनाथ राव रहा। बालाजी विश्वनाथ राव जी के निधन के बाद बाजीराव पेशवा जी को 20 साल की आयु में पेशवा घोषित करा गया था। और पेशवा का मतलब होता है पंत प्रधान, यानी अष्ट प्रधान मंत्रियों के ऊपर सबसे ऊंचा ओहदा मराठा सल्तनत का। यानी कि 2 ही सल्तनतें थी हिंदुस्तान में, जो एक तो मुग़ल और एक मराठा। इससे बड़ी कोई ताकत हिंदुस्तान में रही नहीं है, जिनकी कि फौजें से लेके तो सारा एक्सपांशन दे के पूरा देश में मुग़ल और मराठा 2 ही रहे। जो बाजीराव पेशवा थे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे मैक्सिमम मुग़लों की हुकूमत थी। अगर आप पुराना नक्शा देखेंगे तो पूरा हरा नक्शा लिखा होगा मुग़ल। लेकिन जब बाजीराव पेशवा आए हैं और जब मराठों की हुकूमत हुई है तो ज़रा सा पोर्शन छोड़ के पूरे पे आप देखेंगे तो मराठा एम्पायर लिखा होगा। तो मराठा साम्राज्य अटक से लेके कटक तक बाजीराव पेशवा महान, जिन्होंने लगभग 40 जंगें लड़ी, वो 40 की 40 जंगें उन्होंने जीती हैं, जिसमें पालखैंड का भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ, भोपाल का युद्ध हुआ, और ऐसे कई युद्ध हुए। हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने युद्ध लड़े, राजस्थान के अंदर कई युद्ध हुए। तो वो सब युद्धों को वो जीतते गए और सबको अपने अधीन करते गए, और अधीन करते करते ये मराठा साम्राज्य का झंडा लहराते गए। अटक से लेके कटक तक, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाके मराठा साम्राज्य को उनने कायम कर दिया। वो थे पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव सेकंड अलग थे। जी जी। तो जैसा कि हम लोगों को जानकारी है थोड़ी सी कि अली बहादुर साहब फर्स्ट जी, वे बुंदेलखंड की ओर आए जी, और उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया नवाब ऑफ बांदा के रूप में। जी, थोड़ा सा इसको भी बताने का कष्ट करेंगे जी। जैसा कि मैं जिस कार्य, अभी मैं रीवा में बैठा हूँ और रीवा में आप मेरे मित्र हैं, आप मेरा इंटरव्यू ज़रूर ले रहे हैं आप, लेकिन आप तो पहले मेरे मित्र हैं। तो वरुण प्रताप सिंह गहरवार, आप लोगों का भी एक इतिहास रहा है, लेकिन टॉपिक मुझ पे चल रहा है। जी जी। तो जैसे रवि रंजन सिंह जी ने नेकाई का युद्ध, जो मैंने जिसका विमोचन करा, जी, और आपके द्वारा और उन लोगों के द्वारा मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया यहाँ, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। और अजीत फतेह देवेंद्र सिंह जी की पुस्तक, दोनों पुस्तकें का विमोचन हुआ। ये मेरा सौभाग्य है कि बांदा परिवार से मैं आया और बांदा परिवार के ऊपर किताब लिखी गई, इतिहास लिखा गया। तो नेकाई का जो युद्ध है, नायक यशवंत राव निम्बालकर जो थे वो सेनापति थे इनके अली बहादुर प्रथम के, और उन्होंने, अली बहादुर प्रथम ने उनको पूरे अधिकार दिए थे
कि पेशवाई का एक्सपांशन विस्तार करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप कहीं भी आसपास जितने भी छोटे मोटे राजा हैं या जो भी हैं उनके पास आप जा सकते हैं, आपको अधिकार है। और उनसे आप एक ही बात कहेंगे कि पेशवाई के अधीन आ जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करना है स्वराज्य का, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में ना बटे रहिए, हम सब एक हो जाते हैं और पेशवाई के अधीन होकर बजाय आप मुगलों को लगान और चौथ कहलाती थी, चौथ, वो चौथ और सरदेशमुखी, ये दो, वो जो रेवेन्यू कह लीजिए जिसको मराठी में चौथ कहते हैं, तो वो आप बजाय मुगलों को देने के, बजाय इधर उधर देने के पेशवाई में दीजिए। और जब मौका आए, वक्त आए तो पेशवाओं के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए आप पेशवाई छोड़िए, मराठा साम्राज्य के लिए, हमारे मराठा साम्राज्य, हमारे स्वराज्य के लिए आप लड़िए और उसको आप ताकत बढ़ाइए। तो ये कुछ राजाओं को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके एक हैबिचुअल हो गए थे कि हमें तो मुगलों के ही अधीन रहना है और मुगलों को ही लगान देना है। इस तरीके के एक मामले चले आ रहे थे कुछ राजाओं का, कह रहा हूँ। तो आसपास इस तरीके से ये रियासतों को उन्होंने अधिकार दिया था। लेकिन अली बहादुर का रीवा पे कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना उन्होंने फ़ौज भेजी। और ये बात भी कहना बहुत गलत है कि 10,000 फ़ौज आई थी। 10,000 फ़ौज अली बहादुर सेकंड का किसी ने, राज्य कवि ने या किसी इतिहासकार ने, क्या मालूम क्यों लिख दिया होगा, मुझे पता नहीं है। 10,000 फ़ौज तो रानी लक्ष्मीबाई के लिए पहुंचाई थी, अली बहादुर खुद लेके गए थे 1858 के अंदर, रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने, जो 1857 की क्रांति के लिए। और ये आंकड़ा अली बहादुर फर्स्ट का था जी, अली बहादुर सेकंड का था, रानी लक्ष्मीबाई से, रानी लक्ष्मीबाई का 10,000, वो कहीं धोखे से वो दोनों अली बहादुर, हाँ, अली बहादुर को, कि नवाब बांदा अली बहादुर वो भी हैं, नवाब बांदा अली बहादुर वो भी, दादा है, एक दादा एक पोते हैं। तो वो 10,000 फ़ौज का जो है उठा के मसला वो यहाँ आ गया। हमने ये भी पढ़ा कि शायद अली बहादुर प्रथम को रीवा से कोई बहुत, उनका ऐसा नहीं था कि हम यहाँ पे चढ़ाई करें, नहीं, मित्रता थी, आसपास के राज्यों से बड़ी मित्रता थी और बड़े अच्छे संबंध थे। और वही वजह रही कि राजा मांडा ने जब बीच में बोला कि अली बहादुर साहब ने जब कहा कि यशवंत राव का शहीद हो गए वो, तो वो फौज लेके फिर हमला करने आएगा, मैं भी बदला लूंगा, सर के बदले सर लूंगा। तो जब राजा मांडा बीच में आया कि नहीं नवाब साहब, आपका जो भी खर्चा आया वो हम देंगे, और राजा मांडा ने कंपनसेशन दिया और वो वापस अली बहादुर ने कहा ठीक है, और अली बहादुर वापस अपनी फौजें लेके चले गए। वो तो यशवंत राव निम्बालकर को शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है इतिहास को लेकर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारा स्रोत बहुत तरह के रहते हैं, जी, तो थोड़ा सा अंतर तो आता है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यशवंत राव निम्बालकर को भी यहाँ के कुछ लोग जो राजा से असंतुष्ट थे, वो लोग तो बुला के लाए थे। हाँ, ये तो देश में हुआ है ना, जब पानीपत की जंग हुई तो यहीं के शुजाउद्दौला ने और दुनिया के यहाँ के छोटे मोटे नवाबों ने ही न्योता दे के बुलाया था अहमद शाह अब्दाली लुटेरे को। बिल्कुल। तो अपने देश के अंदर और अपने रियासतों के आसपास ही गद्दार मिलते हैं। नाना फडणवीस की जो रणनीति थी उसके अनुसार अली बहादुर प्रथम को तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में उनको राज्य विस्तार करके और एक शक्तिशाली बांधा। देखिए, नाना फडणवीस जो थे वो पेशवाई के अंदर एक चाणक्य माने जाते, बड़े बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान और बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। और उनका 110% पूरा सपोर्ट बाजीराव पेशवा जी, मस्तानी साहब और शमशेर बहादुर अली बहादुर को रहता था पूरा, क्योंकि वो जानते थे कि यही असल रक्त है, असल वंशज ये हैं और असल बहादुर ये हैं। शमशेर बहादुर का ये किताबों में लिखा हुआ है कि सेम वही कद बाजीराव पेशवा जी के लगभग 6 फीट, वही गोरा रंग, वही नीली आंखें और वही बहादुरी। बाजीराव पेशवा जी की 2 कापी थे बिल्कुल शमशेर बहादुर, जो 14 जनवरी सन 1761 को अहमद शाह अब्दाली लुटेरे से लड़ते हुए पानीपत में शहीद हुए। वो अंतिम तक लड़ने वाले मराठा, अंतिम तक, आखिरी वक्त तक लड़े। लेकिन पता नहीं क्यों उनके इतिहास को बड़ा दबा के और बड़ा वो करके बताया जाता है। वो जो भाग गए थे उनको योद्धा बता दिया जाता है। और नवाब साहब, मैं थोड़ा सा हटता हूँ, अब आपके बारे में बहुत सारी जानकारी अब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। नवाबों के और राजाओं के जो वारिस हैं वर्तमान में, वे या तो राजनीति में या तो व्यवसाय में, अलग अलग क्षेत्रों में वे सक्रिय हैं और अपने महलों का, अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का, कहीं ना कहीं उसका, पुराने नाम का उनको अभी भी लाभ सम्मान जो भी कहें मिल रहा है। लेकिन आप लोग तो शायद बांदा में रह भी नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा इस सब के बीच में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं और आप अपनी स्थिति को कैसे पाते हैं, थोड़ा सा इसको बताएं। साहब, हमारी स्थिति ये है कि आज के समय बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण यूँ कहूँगा कि देखिए, जो राजनीति में राजा आए तो वो राजा अपने क्षेत्रों में बैठे रहे, अपने प्रजा से वोट ले लेके राजा बने। और आज भी आप देखेंगे कि जो राजा हैं, आज भी वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो उनकी प्रजा वफादार रहती है। हर राजा की प्रजा एक वफादार होती है, क्योंकि राजा के प्रति प्रजा वफादार है और राजा उनके प्रति वफादार है। तो क्योंकि वो अपनी प्रजा को ही अपना परिवार समझते हैं।
तो क्योंकि हमसे हमारी प्रजा छूट गई, रियासत छूट गई। अंग्रेज़ों ने हमको 1857 और 58 की जंग, जो रानी लक्ष्मीबाई की मदद करी हम लोगों ने, तो अंग्रेज़ों ने पूरे बांदा परिवार को गिरफ्तार करके उनके ख़ास वफादारों तक को नहीं छोड़ा। काफ़ी हज़ारों की तादाद में उनके सैनिकों को और उनको सबको लाके मऊ में कैंटोनमेंट में वहाँ नज़रबंद कर दिया था, इंदौर में। तो हम निर्वासित जैसा करके रखा। हाँ, हम लोग को अपने मूल स्थान एक्साइल कर दिया था, ख़जाना वगैरह सब जब्त कर लिया था। अब अगर हम अपनी रियासत में रह रहे होते तो वही हमारी प्रजा हमको जिताती, लेकिन क्योंकि वहाँ तो भूमाफियाओं के और गुंडों की जड़ें मजबूत हो गई, वहाँ दूसरे नेता खड़े हो गए। तो अब ये समय इतना बीत गया कि उस समय के बीच में जो गैप आ गया, जो हमारे दादा को करना चाहिए था वो किसी कारणों से नहीं कर पाए, वो अब हम सोचते हैं कि थोड़ा सा वो गैप गड़बड़ हो गया दरअसल मामला। को लगता है कि 1857 में जिन लोगों ने इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की अस्मिता संस्कृति के लिए कुर्बानियाँ दी, उनमें और 1947 में जो लोग लड़े इस देश के लिए, उसमें कहीं ना कहीं अंतर किया गया। वो मैंने अपनी ज़मीनों के लिए लिखे, तो वो बांदा में आए, वो बांदा के वहाँ जो हमारे सेवक रहे, गद्दार रहे, नौकर रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के चाटू कोड़ते, अंग्रेज़ों के कदमों में गिर गए कि सरकार हम आपके वफादार हैं, उनके अधीन वो वहाँ बैठे हुए कर्मचारी और वहाँ के लेखाकार और पटवारी और वो सब इतिहास और वो दिल्ली की करी हुई कार्रवाइयों को वहाँ के वहाँ दबा रहे हैं, वहाँ के वहाँ दबा रहे हैं। हमारी ज़मीनें बांदा के अंदर, जो हमारी करोड़ों रुपए की ज़मीनें नवाब टैंक के पास पड़ी थी, वो दूसरों के नाम चढ़ गई। कहते हैं साहब अंग्रेज़ों से हमने नीलामी में ले ली, अंग्रेज़ हमें देके गए। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कोई भी कानून या अंग्रेज़ों का करे हुए फैसले आज़ाद भारत में कैसे लागू होंगे? जब देश आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो अंग्रेज़ों के करे हुए फैसले आप कैसे मान लेंगे? हमारी ज़मीनों पे, नवाब अली बहादुर की ज़मीनों पे दूसरे ज़मींदारों के नाम चढ़ गए और करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें बेच रहा। हमारे नौकर जो थे, वो नौकरों की औलादें और उनकी दामादों की औलादें आज करोड़ों रुपए की ज़मीनें बेच बेच के खा रहे हैं हमारे नाम की। ये जो आपको निर्वासित किया आपके पूर्वजों को, तो वहाँ से और आज के बीच का जो अंतर हुआ, इस अंतर में लोगों ने इन ज़मीनों पे और कागजी हेर फेर और बिल्कुल ये शिकायत है आपको कि ये दिक्कत है, जो प्रॉपर्टी हमारी है जी, वो इस बीच की अवधि में जो गोंच पोंछ हुआ, जो हेर फेर हुआ रिकॉर्ड्स में, उसकी वजह से आज आपको जी रिकॉर्ड गायब, पूरे रिकॉर्ड गायब कर रखे। क्या जमींदारी बरसों पहले ख़त्म हो गई, लेकिन जमींदार बने हुए हैं। धोखा दे रहा है लोगों के, साहब हम नवाब के रिश्तेदार हैं, तो कोई कह रहा है हम कुछ हैं, कोई कुछ कह रहा है हम कुछ हैं। एक प्रश्न आपसे और पूछूंगा, मस्तानी साहिबा को लेकर के जो उनकी काबिलियत के बारे में आज खोजने पर पता चलता है कि वे तलवारबाजी में, वे नृत्य में, वे गायन में, वे युद्ध कौशल में, सुंदरता में, ऐसी बहुत सारी जो कहें कि उनके अंदर प्रतिभाएं बहुत तरह की थी उनके अंदर, लेकिन इतिहास में शायद उतना न्याय नहीं किया गया, उस तरह से उनके कैरेक्टर को उभारा नहीं गया उतना। आपको भी कोई शिकायत है? और एक बात और हमने देखी कि जो शायद आप भी अगर कभी गए हों, धोबेला में जो महाराजा छत्रसाल भवन है, उनके बेटों का हृदय शाह महल भी वहाँ भी है, उनकी पहले यानी कमलापति जी की भी समाधि है, छत्रसाल जी की भी। वहाँ जो किले के अंदर जो मस्तानी साहिबा वाला हिस्सा है, उसमें सामने बोर्ड मस्तानी महल उसमें लिखा हुआ है, मस्तानी साहिबा का परिचय भी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन उतना हिस्सा नवाब साहब उतना मेंटेन और उतना ध्यान उस पर नहीं दिया जा रहा है। उसको देख के लगता है ऐसा। तो आपके परिवार को लेकर के जो कहानियाँ फिल्मों से आती हैं, जो वस्तुस्थिति है आज की बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, तो आप क्या कर रहे हैं उसके लिए कि ये सब चीज़ें अच्छी मैंने प्रयास करे हैं और कई जगह इसकी मांग भी करी है। और आपको बता दूं, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए उसके लिए पास भी करे, मस्तानी महल के लिए जो धोबेला में बना है। वो महाराजा छत्रसाल की सबसे प्यारी पुत्री थी वो, निश्चित, इसीलिए उन्होंने अपने महल के पास ही उनका महल बनवाया था। पूरा महल है मस्तानी महल। ऐसे पूना में 2 महल हुआ करते थे, एक शनिवार वाड़े में हुआ करता था, एक हवेली उनकी जहाँ पर वो जिनकी उनकी समाधि थी पाबल में, वहाँ पर हुआ करता था। और 3 गांव की जागीर तो बाजीराव पेशवा जी ने उनको अलग से दी थी, केंदूर, पाबल और लोन, ये 3 गांव की जागीर उनको अलग से दी थी। और मस्तानी साहबा का महल जहाँ तक बात है, धोबेला में जो समाधि है वो भी बाजीराव पेशवा जी ने आके बनवाई है उनकी, महाराजा छत्रसाल की, और अभी चल रहा है उसका संरक्षण। जी जी, बड़ी सुंदर सी जगह है। बांदा के अंदर हमारे महल जो है, भूरागढ़ का किला है, कंकर महल है, ऐशबाग, बेरी बाग, गुलाब बाग, और भी बहुत सारी चीज़ें जो बांदा के अंदर, वो ज़रूर हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं और बर्बाद हो रही हैं। लेकिन नवाब साहब, समय के साथ जब शिक्षा, साक्षरता ये सब बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं रिसर्च, शोध ये सब भी बढ़ता है। और यही कारण है कि आज फिर से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके वंश के खानदान के बारे में जानना चाहते हैं, और उन सच्चाइयों तक लोग पहुँचना चाहते हैं। और अब अंत में मैं आपसे जो अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, आप रीवा में पिछले 2 दिन से हैं,
और जैसे अभी हमारी आपकी चर्चा हो रही है कि 2 पुस्तकों के विमोचन के लिए आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था, तो रीवा 2 दिन आपने यहाँ पे घूम करके रीवा को देखा होगा, रीवा के लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे। रीवा के बारे में आपको क्या कहना है? रीवा बहुत ही खूबसूरत शहर है। मैं प्रथम बार आया हूँ और बहुत ही प्यारा शहर है। और आपके साथ में गया, वाइट टाइगर को पहली बार लाइफ में देखा मैंने। वाइट बक्स जो वाइट हिरन है, 4-5 मैंने वाइट हिरन देखे, और भी कई जानवर देखे मैंने यहाँ पर, जो मार्तंड अपने उप मुख्यमंत्री जी द्वारा बनवाया गया है। उनका बड़ा उसमें योगदान रहा है। निश्चित रूप से। तो बड़ा मैं उनका मतलब बड़ा ही उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है रीवा के लिए। बड़ा आप दिल से तारीफ करना चाहते हैं कि अच्छा काम हुआ है। राजेंद्र शुक्ला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छा काम करा उन्होंने। और रीवा बड़ा छोटा था, स्मॉल सिटी लगी मुझे, लेकिन बड़ी खूबसूरत, बड़ी वेल मेंटेन्ड लगी। और नेचुरल बहुत यहाँ पर सारी चीज़ें कुदरती जो हैं वो कुदरती खूबसूरती ज़्यादा है। फॉल वगैरह बने हुए हैं यहाँ सब चीज़ों के, जो बड़े बड़े झरने फिल्मों में दिखाए जाते हैं, इस तरीके के झरने बहुत हैं यहाँ पर, बड़े गहरे। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, निश्चित रूप से बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं। किला भी आप गए? जी जी जी। और शहर भी आपने देखा, जी, जी, जी। मार्केट भी आपने देखी, तो अच्छा लगा आपको रीवा? जी हाँ, किला वगैरह भी देखा यहाँ का। जी, ये थे पेशवा बाजीराव और मस्तानी साहिबा के 8वीं पीढ़ी के वंशज नवाब बांदा जनाब शादाब अली बहादुर। और बहुत सारी जो बातें लोगों को नहीं पता रहती, फिल्मों के माध्यम से और कहीं सुनी, और जो आज का ये सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो सही बात है वो उतनी अच्छी तरह से सामने कई बार नहीं आ पाती। और बहुत अच्छा लगा नवाब साहब आज से बात करके, और आपकी इस चर्चा से निश्चित रूप से बहुत सारी बातें जो उतनी स्पष्ट नहीं थी वे आज स्पष्ट हुई होंगी। और जो लोग हमारे इंटरव्यू देख रहे होंगे उनको बहुत सारी जानकारियाँ नई मिली होंगी निश्चित रूप से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।